Hello dear students, I Akash Mehta at Akash Bajus welcome you all in today's session about very important topic कि कैसे नीट फिजिक्स में हम 150 प्लस से ज़्यादा स्कोर करें, 150 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो बिफोर मूविंग टू द सब्जेक्ट मैटर फॉर टुडे मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट द आकाश बायजूस JEE एंड नीट ऐप, जो कि बहुत सारे फीचर्स के साथ एक लोडेड ऐप है जो बहुत ही अच्छा होगा आपकी प्रिपरेशन में भी यूटिलाइज होगा आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से। फीचर्स इंक्लूडिंग इन दिस ऐप वुड बी लाइक आप डेली क्विजेस दे सकते हैं, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, दोज पर्सनलाइज फीडबैक वुड बी देयर, जो कि उन मॉक टेस्ट के बारे में आपको आपकी पर्सनलाइज फीडबैक अवेलेबल होगी, कौन से आपके स्ट्रेंथेंड एरियाज हैं, कौन से आपके एरियाज हैं जो थोड़े वीक लगते हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, दोज काइंड ऑफ फीडबैक्स वुड बी अवेलेबल टू यू थ्रू दिस ऐप। प्रीवियस ईयर टेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं विद अ ग्रेट वे ऑफ कंसेप्ट विजुअलाइजेशन। तो इस ऐप को आप यूज कीजिए। इस ऐप के लिए आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड भी दिया जा रहा है, राइट? सो अगेन यूज दिस ऐप फॉर योर बेटर सक्सेस एंड बेटर चांसेस, बेटर रिजल्ट। एंड अदर देन दैट, दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी न्यू टू द सेशन है, उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा एनते के साथ। एनते इज एग्जाम वेयर यू कैन एनरोल इन आकाश बायजूस क्लासरूम प्रोग्राम्स विद अप टू 100% स्कॉलरशिप, ठीक? और इसके अलावा इफ यू हैपन टू बी अमंग द टॉपर्स यू वुड गेट एन विजिट टू नासा विद एन ऑल पेड विजिट ट्रिप। और इसके अलावा बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे, और आपको जानने को मिलेगा कि ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में व्हाट इज योर रैंक, एंड दैट कैन बी एन आई ओपनर एंड गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशंस हैं एकदम टाइम पे पहुंचती रहें, और एकदम जो अच्छा सा बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है आप कुछ भी कंटेंट मिस ना करें। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने सेशन की तरफ। अगर आप पिछले साल दैट इज नीट 2020 का पेपर का एनालिसिस देखेंगे देन यू विल गेट टू नो कि मैकेनिक्स वाज द पोर्शन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। दैट मींस अबाउट 16 क्वेश्चंस were asked from the portion of mechanics. 15 questions were there from the section of electromagnetism. Modern physics, जिससे 9 questions were asked from directly from modern physics. अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि modern physics if you see, इसका सिलेबस बहुत एक लिमिटेड सिलेबस है, और उस लिमिटेड सिलेबस की अगर आप मास्टरी कर लें देन यू वुड गेट टू अटेंड वेरी वेल दीज 9 क्वेश्चन, ठीक है? बहुत अच्छा खासा मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस थे, दोज आर कमिंग फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स, जबकि उसको मास्टर करने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा दैट इज वेरी मच लिमिटेड। और दूसरी चीज़ इसमें एक और एडवांटेज है आपके लिए कि मॉडर्न फिजिक्स को आप काफ़ी पोर्शन ओवरलैपिंग है आपका केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ, तो एक ही चीज़ की दो जगह आपको, एक ही चीज़ को एक जगह पर प्रिपेयर करके दो जगह आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं उस पोर्शन से, तो अच्छा खासा एक आप मार्क्स का जो वेटेज है वो इस सेक्शन से सिक्योर कर पाएंगे। सो अदर देन दैट यू कैन सी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सम 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड देयर। ऑप्टिक्स 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, और SHM एंड वेव्स, दैट ऑसिलेशन और वेव्स वाला पार्ट, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप पूरे पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th सम 21 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और 12th से 29 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द क्लास 12th सिलेबस। तो एक तरह से कुछ वेटेज जो है 12th ओरिएंटेड टॉपिक्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इट कीप्स ऑन वेरिंग एवरी ईयर, but it remains somewhere near to 21, 23 or 24 for 11th, or somewhere around 25 or 26 for the 12th class topics. अब इस एनालिसिस के बाद एक और एनालिसिस यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज के डिफिकल्टी लेवल क्या था इन क्वेश्चंस का। इट वाज सीन कि जो 60% क्वेश्चंस थे दोस वर आस्क्ड इन दी पेपर लास्ट ईयर, 60% जो क्वेश्चंस थे दोस वर फॉलोइंग इन इजी कैटेगरी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चंस, और इनको आप डायरेक्टली फॉर्मूला की एप्लीकेशन के साथ इनको क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे, या फिर बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जिनकी स्टेटमेंट्स अगर आपको याद होंगी तो आप डायरेक्टली इनको हैंडल कर सकते थे। एंड देन 33% of the questions, or questions with the 33% weightage of the marks from the physics section, those were from the medium part. और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को हार्डली कुछ एक हो सकता है कि किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना में थोड़ा दिमाग लग जाए, या किसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ टिंकर करके हल्का फुल्का उसकी
वैल्यूज के साथ आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे. सो 33% ऑफ मार्क्स वर रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस एंड ओनली 7% क्वेश्चंस वर देयर विच वुड बी फॉलोइंग इन डिफिकल्ट कैटेगरी. तो यहाँ पे एक बताने की कोशिश ये है कि अगर आप देखोगे तो 60% एंड 33%, दैट मीन्स अराउंड 93% सेक्शन आप इजी और मीडियम क्वेश्चंस में ही हैंडल कर सकते थे. 93% मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते थे फिजिक्स के पेपर में. अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हमारे दिमाग में ना हम एक बात बिठा के बैठ जाते हैं कि फिजिक्स इज डिफिकल्ट. सो फिजिक्स के पढ़ने से ही हम कतराते हैं जब अपन प्रिपेयर कर रहे हैं इस 2 साल के या 1 साल के टेन्योर में. जब हम लोग ऑलरेडी ये माइंडसेट के साथ चलते हैं कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हमें ये जो इजी क्वेश्चन है ना, ये इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगने शुरू हो जाते हैं. और वहां पे जाके ये जो 60% द ह्यूज वेटेज 60% क्वेश्चंस जो कि हम बिल्कुल ही बहुत इजी हैंडल कर सकते थे, वो भी हमें डिफिकल्ट लगने लगते हैं. उनके भी हम मार्क्स या तो छोड़ देते हैं उन क्वेश्चंस को, या फिर उनके भी हम मार्क्स को नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर कंफ्यूज्ड और वी आर व्हाट यू कैन से कि हम घबरा रहे थे उन क्वेश्चंस को देख के, हम डर रहे थे उन क्वेश्चंस को देख के. ठीक है, तो दिमाग में एक चीज ये बिठा लीजिए कि पेपर डिफिकल्ट नहीं है. पेपर का बहुत सारा मेजर चंक इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस का है, जिनको हम बहुत ही कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं इफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वी वर हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रेटजी. नो, व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? ठीक है, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन में हम इस स्ट्रेटजी को कुछ पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. वन वुड बी टू प्लानिंग, कि हम कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, एंड सेकंड वुड बी टू एग्जीक्यूट दैट प्लानिंग इन प्रिपरेशन. एंड देन जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया है, देन यू हैव टू हैव अ फीडबैक ऑल्सो. ठीक है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को भी साथ साथ में ट्रैक करेंगे कि हमने जो प्लानिंग बनाई है, क्या वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने पे जो प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए, इज दैट कमिंग आउट? तो if improvement is happening, it's fine. Otherwise, you have to see what was lacking in your strategy, right? और दूसरी चीज कि जितना भी आप कंटेंट पढ़ेंगे, उसको एक बार पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा. उसको रिवीजन करना, उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज आई सेड दैट 60% क्वेश्चंस वर लाइक एज इफ सम कंसेप्ट और सम स्टेटमेंट वाज डायरेक्टली टू बी मार्क्ड, और कुछ फॉर्मूला बेस सीधे सीधे क्वेश्चन, जिसमें आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप उसको वैल्यू डालें और क्वेश्चन का आंसर आप मार्क कर सकते थे. ऐसे क्वेश्चन है. दैट मीन्स अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद कैसे होगा? बार बार रिवाइज करने से. तो रिवीजन इज लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर प्रिपरेशन. तो आइए जानते हैं व्हाट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग हियर. तो प्लानिंग में आप पूरे अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे अपने लिए. ठीक है, एक रूटीन, अपना एक खुद का रूटीन, डेली रूटीन आप फिक्स कीजिए. ऐसा नहीं कि आज तो मैं लेट नाइट स्टडी करूंगा और कल बिल्कुल ही मैं अर्ली आवर्स में सोने की तैयारी होगी मेरी कल की. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए. अ डिसिप्लिन्ड रूटीन शुड बी देयर. अब इसमें आप एक चीज को देखिए कि फिजिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, तो फिजिक्स के सेक्शन को कभी लेट नाइट आवर्स में स्टडी मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यू वुड हैव बीन एग्जॉस्टेड फॉर द होल डे. ठीक है, पूरे दिन की प्रिपरेशन में आप ऑलरेडी रात तक पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो चुके होंगे. तो वो जो रात के आवर्स होते हैं ना, जैसे आफ्टर डिनर, उसमें फिजिक्स की प्रिपरेशन को अवॉइड कीजिए. फिजिक्स की प्रिपरेशन आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में शेड्यूल करें अपने. सो यू हैव टू चेंज योर रूटीन अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो नेक्स्ट, एडिक्वेट स्लीप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो पूरा अपना डेली शेड्यूल ऐसा रखिए कि आपको प्रॉपर स्लीप भी मिल रही होगी. अगर आप प्रॉपर स्लीप ही नहीं लेंगे तो नेक्स्ट आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकती. इंप्रूवमेंट बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ ही जाएगी अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ही नहीं दे रहे होंगे. ठीक है, और एज आई सेड कि कंसंट्रेशन तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर जो टाइम स्लॉट उस सब्जेक्ट को देंगे जो उस सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल अनुकूल होगा. जैसे मॉर्निंग स्लॉट, if you feel physics is a difficult subject for you, morning slot would be the better slot for allocation of physics subject. ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेली शेड्यूल की प्लान कीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलें. देन अदर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, द प्लानिंग वुड बी प्रिपरेशन. अब इस प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार आप जो फॉर्मूला होंगे उनके साथ उनकी एप्लीकेशन सीखेंगे. फॉर्मूला के साथ साथ आप कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन भी सीखेंगे. तो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है स्टेटमेंट्स को. हमें कॉन्सेप्ट्स को रटे मत, थ्योरी को रटे मत, उसके कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि जो लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट में उसको रटना नहीं है, उसको समझना है, उसको विजुअलाइज करना है कि क्यों हो रहा होगा. बिकॉज फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर विजुअलाइजेशन इज वेरी इजीली पॉसिबल. दूसरे सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि आपको रटना पड़े कुछ स्टेटमेंट्स को, बट यहाँ पे ना
क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज हमारे अराउंड ही हो रही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, सो दोज कैन बी विजुअलाइज्ड वेरी इजीली. ठीक है. अगेन देन इंक्रीज योर सिटिंग कैपेसिटी, बिकॉज वहाँ पे जो एग्जाम होगा वहाँ पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको बैठ के उन क्वेश्चंस को एक के बाद एक सॉल्व करना पड़ेगा. बट अगर आपकी प्रिपरेशन में ही आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी, आप हर क्वेश्चन के बाद उठ के घूमना शुरू कर देंगे, दैट वुड बी वेरी डेट्रीमेंटल इन योर एक्चुअल एग्जाम ड्यूरेशन. तो अपने जब आप प्रिपरेशन की स्टेज में हैं तो सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करें, वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक वन गो में प्रैक्टिस करें. बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए. दैट मीन्स बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो ये बेसिक फॉर्मूले, जब बार बार आप एप्लीकेशंस करेंगे उन फॉर्मूले की, तो ये एक दिमाग की टेंडेंसी हो जाती है याद रखने की. सो जो बेसिक फॉर्मूले किसी भी चैप्टर के वो आपको याद रहने चाहिए. ठीक है. और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें. एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें, उनको उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको बार बार याद करें, उनको बार बार रिवाइज करें. ठीक है. सो दैट वाज द प्रिपरेशन पार्ट. नाउ वी मूव ऑन टू दैट ट्रैकिंग पार्ट, द ट्रैकिंग ऑफ परफॉर्मेंस पार्ट. तो इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, मैंने बहुत सारी थ्योरी जान ली, मैंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया अपने माइंड में, बट अनटिल अनलेस आई वुड हैव टेस्टेड माई सेल्फ फॉर दिस डाटा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो हमेशा मॉक टेस्ट ज़रूर लेते रहे अपने रेगुलरली. मॉक टेस्ट से कभी घबराइए मत, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि बच्चे जो है अपना स्कोर देखने से डरते हैं, अपना टेस्ट के नाम से ही डरते हैं राधा. तो टेस्ट से डरना नहीं है, हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ताकि हम जान पाएं कि जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, वो किस लेवल का है. आर वी क्लियर विद आवर कंसेप्ट्स, या फिर हमने मिसकंसेप्ट्स ही बना के चल रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना हम दिमाग में हमें लगता है कि हमें ये कंसेप्ट आता है, बट हम उसको गलत ही याद करे बैठे हैं, हम उसका गलत ही मतलब समझे बैठे हैं. वो हमें टेस्ट के दौरान ही पता चलता है. अदर देन दैट, टेस्ट की ना एक और यूटिलिटी होती है कि आपको एक माइंडसेट पता चलता है अपना, कि आपको किस माइंडसेट के साथ उस एग्जाम ड्यूरेशन में बैठना है, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको. जस्ट अटेंडिंग अ क्वेश्चन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट. उसको एक्यूरेसी उसका इंपॉर्टेंट है ज़रूर, स्पीड भी एक मेंटेन करनी पड़ेगी. वो स्पीड टेस्टिंग कहाँ से होगी? जब आप मॉक टेस्ट अटेंड करोगे. स्पीड के अलावा द टेम्परामेंट शुड बी देयर, प्रेशर हैंडलिंग शुड बी देयर, वो आपको इन सभी मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा. ठीक है. अगेन, आप कोई टेस्ट सीरीज अच्छे से टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन करें. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको तो ज़रूर ही सॉल्व करके जाएं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवॉइड मत कीजिएगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. और ये आपको एक तरह से ये फीडबैक भी देते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में पूछा क्या जाता है. बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है कि सर एक्चुअल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा. भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट गाइड देयर आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या है, वही तो आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन. तो आपको वहीं से पता चलेगा कि किसी चैप्टर के किस तरह के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किसी भी हाल में हम अवॉइड नहीं करेंगे. एक बार प्रीवियस क्वेश्चन आपने कर लिए, मॉक टेस्ट भी आप दीजिए, और ये भी आप कोशिश कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे उनको भी आप एज अ मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अदर देन योर टेस्ट सीरीज. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग द मॉक टेस्ट, आपको अपनी वीकनेसेस नोट करनी है. आपको अपने हर एक मॉक टेस्ट के बाद, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया और फेंक दिया उसको साइड में, हर मॉक टेस्ट के बाद आपको ये दिखना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए, और जो क्वेश्चन गलत किए हैं देन यू हैव टू सी कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ. क्वेश्चन गलत होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. वन कुड दैट बी कि आपका मिसकंसेप्ट था, आपने गलत कंसेप्ट अप्लाई कर दिया. एंड अदर केस ऑल्सो भी दिया कि आपने क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया, क्वेश्चन लीव कर दिया. वो भी आपको देखना आपने क्यों लीव किया. थर्ड, इट कैन बी कि शायद कैलकुलेशन गलत कर दिया आपने. कैलकुलेशन आप करने तो लग पड़े, आपको कंसेप्ट भी पता था, आपने फॉर्मूला शायद रिकॉल नहीं हुआ, और फॉर्मूला अगर रिकॉल हो गया तो उसका आपने कैलकुलेशन शायद सही नहीं किया. और जैसे ही आप इन कैटेगरीज में आपके गलत क्वेश्चन या छोड़े हुए क्वेश्चंस को बांट लेंगे, देन यू वुड हैव टू सॉर्ट आउट कि भाई अगर मैंने इस तरह की गलती करी है तो उसका ये सॉल्यूशन है. जैसे अगर मैंने कंसेप्ट की गड़बड़ करी है तो कंसेप्ट को दोबारा अप्लाई करके अपने एग्जाम्पल्स में या अपने क्वेश्चंस में बार बार उसको प्रैक्टिस करूँ. अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं था तो बार बार अपने नोट्स रिवाइज करूँ. अगर आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ थी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें उस फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है. तो जिस फॉर्मूला बेस्ड के आपने क्वेश्चन गलत किए, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है कैलकुलेशन की वो भी मेंटेन रहे. और अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ ही दिया था तो ये भी आपको पता हो कि आपने क्यों छोड़ा था. आपने कंसेप्ट की वजह से छोड़ा होगा या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो अगेन यू हैव टू गो बैक टू दैट टॉपिक. तो किस तरह की गलती करी है ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा, और जिस तरह की गलती करी है उसकी उस तरह की रेमेडियल एक्शन होना चाहिए आपका. नाउ once you are done with your preparation and the mock test part,
उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि भाई ये मेरी गलतियां थी, इनको इस तरह से मुझे रेक्टिफाई करना है। उस रेक्टिफिकेशन के बाद आपको बार बार, आपने एक टेस्ट लेके देख लिया, एक टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया, उसका टेस्ट ले लिया, उसकी गलतियां रेक्टिफाई कर ली, आपको ऐसा नहीं कि अब उस टॉपिक को भूल जाएंगे, उस टॉपिक को छोड़ देंगे, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए। एंड दैट रिवीजन इट हेल्प्स यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, किसी कॉन्सेप्ट को रिटेन करना है, रिवीजन इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपको जो टॉपिक्स हैं जो आपको भूल जाते हैं, जनरली रैपिडली भूलते हैं, वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं, वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उन टॉपिक्स को रिटेन कर पाएंगे। सो ओवरऑल द स्ट्रैटेजी वुड बी लाइक के सीखिए, मोर एंड मोर लर्निंग शुड बी देयर, प्रॉपर स्लीपिंग एंड प्रॉपर रेस्टिंग शुड बी देयर। देन जो आपने सीखा उसको बार बार रिवाइज करें। रिवाइज किया, आपने टेस्ट किया, देन रीवर्क ऑन दैट। कि आपने जब बार बार अपनी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करी आफ्टर रिवीजन ऑल्सो, उस टेस्टिंग से क्या निकल के आया, क्या निकल के आया मतलब कौन से क्वेश्चन गलत किए, क्यों गलत किए, क्या उसका रेमेडियल एक्शन है। एंड वंस यू आर आउट ऑफ दिस रेमेडियल एक्शन प्लान कि भाई मुझे ये रेमेडियल एक्शन करना है, अगेन यू वुड बी बैक टू दी learning part. ठीक है, तो that would be the cycle that you have to follow during your preparation of physics in NEET. So what would be the important tips here for you for this whole strategy? कि अपना syllabus अंडरस्टैंड करें, पता होना चाहिए आपको कि मेरा सिलेबस क्या है, कौन से मेरे टॉपिक्स वीक है, कौन से मेरे टॉपिक्स स्ट्रेंथेंड है, स्ट्रेंथेंड टॉपिक्स में मुझे और कौन से क्वेश्चंस या और कौन से प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड वीक टॉपिक्स में मुझे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे किस पार्ट पे वर्क करना है। यू शुड बी थॉरोली क्लियर विद दैट। देन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड इन द वेरी अर्ली पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आपको पता होगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पोर्शन को वर्क करने के लिए कितना ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है। वंस यू आर डन विद दैट, तो यू वुड बी एबल टू सी कि मुझे एक पोर्शन जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इफ आई एम वीक विद दैट टॉपिक, मुझे जल्दी से जल्दी उस पोर्शन को रिवाइज करना है, उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। एंड इफ देयर इज अ टॉपिक विच यू फील कि भाई इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मे बी फॉर टाइम बिंग यू कैन अवॉइड इट, और दूसरे प्रायोरिटी वाले टॉपिक आप पहले कर लीजिए। सो यू शुड बी थोरो विद योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। माइंड मैप्स एंड रिवीजन नोट्स ये आप बना के चलिए। जैसे जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टॉपिक को, वैसे वैसे उसके रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स साथ साथ में बना के चले, ताकि फ्रीक्वेंटली जो आपको फर्दर रिवीजन करनी पड़ेगी वो आपके लिए ईजी हो, कम टाइम कंज्यूमिंग हो। ठीक है, और आपको एक बार जो प्रिपेयर हो गया वो टॉपिक, उसकी मल्टीपल टेस्टिंग कीजिए, ताकि आपकी बार बार आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकें, आप एक लाइव ट्रैकर अपने साथ लेके घूम सकें इन द नेम ऑफ टेस्ट। कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे टेस्ट में हल्का फुल्का वीकनेस आ रही है, आई कैन गो एंड रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और डेफिनेटली यू शुड स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस होल प्रिपरेशन। बार बार रिवाइज कीजिए, और अपने जो टॉपिक्स है ना, अपनी जो जर्नी है, इसको छोटे छोटे गोल्स में बांटिए। ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट डे पे ही है कि मैं नीट टॉपर बनूंगा, दैट इज माई गोल। ऐसा नहीं होता, कोई भी नीट टॉपर ऐसे नहीं बनता। आपको पता होना चाहिए कि आज शाम तक मुझे क्या कवर करना है, आज मुझे दोपहर तक ये पार्ट कवर करना है, मुझे शाम तक इस टॉपिक में से इतनी मास्टरी, इस लेवल की मास्टरी मेरी हो जानी चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई शुड बी एबल टू डू माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई शुड बी एबल टू अटेंड दैट मॉक टेस्ट, सम पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे गोल्स में बांटिए अपनी पूरी जर्नी को। वंस यू वुड बी डन विद दोज योर स्मॉल गोल्स, आपकी पूरी जर्नी की एक सक्सेसफुल आउटकम निकल के आएगी। इसमें और क्या होगा, ये जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, ये मोटिवेट भी करते हैं। वंस यू आर मीटिंग ऑल दीज स्मॉल गोल्स इन बिटवीन, ये आपको कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली एक मोटिवेटेड लेवल पे रखते हैं। आप अगर नहीं तो ऐसा करके चलोगे ना कि भाई एक ही मेरा टारगेट है, मुझे नीट टॉपर बनना एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, आप मोटिवेटेड भी नहीं रहोगे, एंड डाउन द लाइन आफ्टर सम टाइम यू वुड बी डन विद योर टारगेट ऑल्सो। तो छोटे छोटे टारगेट बना के चले, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपकी जर्नी भी ईजी रहेगी। देन अगेन इवेल्युएट योरसेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि एक दिन तो मेरे में बहुत एनर्जी आ गई तो मैंने सारी की सारी एनर्जी उस दिन लगा के पूरा आउटपुट निकाल ली, बट अगले दिन आई वाज आउट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इससे कोई हेल्पफुल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा इस स्ट्रेटजी का। तो बी कंसिस्टेंट, आप रोज के रोज पढ़िए, रोज के रोज रिवाइज करें, आप रोज का एक टाइम टेबल बना के चलें, रोज का एक शेड्यूल होना चाहिए प्रॉपरली। आपके वीकली या मंथली जैसे भी है आपको अच्छा लगे, आप अपने मॉक टेस्ट जरूर देते रहें इन बिटवीन। सो you have to be consistent with your preparation. So I think that would be very helpful strategy for you कि आप 150 plus up to 180 स्कोर कर सकें फिजिक्स के सेक्शन में। थैंक यू।